हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपकी पाठ्यपुस्तक वेतान के पाठ 2 जूझ के सारांश को समझते हैं और उसके प्रश्न उत्तर पर विचार करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी पाठ्यपुस्तक वेतान का पाठ 2 जूझ लेखक श्री आनंद यादव के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। इस पाठ में लेखक, जिनकी की पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि थी, किंतु उनके पिता ने उन्हें पाठशाला जाने से रोककर खेती के काम में लगा दिया था। किंतु लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पते थे। उन्हें पता था कि खेती से होने वाली आमदनी से जीवन यापन मुश्किल है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और आमदनी बहुत कम है। लेखक अपनी पढ़ने की इच्छा को अपनी माँ को बताते हैं और फिर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ताजी राव देसाई जी का सहारा लेकर कई शर्तों के साथ अपने पिता से पढ़ाई जारी रखने की अनुमति ले लेते हैं। लेखक पाठशाला जाने से पहले और आने के बाद खेत में काम करने को भी तैयार होते हैं। इस तरह वह परिस्थितियों का सामना करते हैं और उनसे संघर्ष कर अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा पूर्ति में सफल हो जाते हैं। अब जब लेखक पाठशाला पहुंचते हैं तो वहां उन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी कक्षा में उनसे सारी छोटी उम्र के बच्चे थे। कई बच्चे उनकी पोशाक और पहनावे का भी मजाक उड़ाते थे। किंतु धीरे धीरे लेखक अपनी मेहनत से अपनी कक्षा में विशेष स्थान बनाने में सफल हो जाते हैं। कक्षा में अन्य छात्रों से उनकी मित्रता भी हो जाती है और लेखक का कक्षा में विशेष स्थान भी बन जाता है। वे अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित ढंग से रखने लगते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे लेखक की रुचि साहित्य की ओर बढ़ने लगती है। लेखक के शिक्षक न.वा. सौंदलगेकर, जो कि मराठी भाषा के शिक्षक थे, लेखक के जीवन को विशेष तौर पर प्रभावित करते हैं। वे भाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। कविताओं को छंद, लय, गति के साथ, अभिनय के साथ कक्षा में सुनाते थे, जिससे लेखक की भी कविता करने में रुचि बढ़ने लगी और पहले जो अकेलापन उन्हें अच्छा नहीं लगता था वह उन्हें अच्छा लगने लगा, क्योंकि वे अकेले खेत में काम करते हुए अपनी कविता को ज़ोर ज़ोर से गा सकते थे, नाच सकते थे, अभिनय भी कर सकते थे। वे अपनी जेब में कागज़ व पेंसिल भी रखने लगे और जब वह भी न होती तो वो लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिख लेते और उसे याद कर लेते थे। इस प्रकार यह पाठ लेखक के संघर्ष अर्थात जूझ के बारे में बताता है। पहले वह पढ़ाई जारी रखने के लिए जूझते हैं, फिर वे कक्षा में अपना स्थान बनाने के लिए जूझते हैं और धीरे धीरे उनके शिक्षकों के सहयोग से वे साहित्य में अपनी रुचि बना पाते हैं और कविताओं को लिखने लगते हैं। तो इस प्रकार जूझने से वह उन सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तरों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप जान गए हैं कि जूझ का साधारण अर्थ है जूझना अर्थात संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है। वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। वास्तव में कथानक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक न.वा. सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव लगते थे, लेकिन सौंदलगेकर ने उन्हें अन्य कवियों के बारे में बताया
वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद से आनंद अर्थात लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उन्हीं की तरह के आदमी ही होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कविता लिख दी। तब उन्हें लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं और इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। अगला प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, अथवा सौंदलगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट्स, श्री सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे मराठी भाषा का अध्यापन बड़े ही सुरुचि ढंग से करवाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। पढ़ाते समय वे पूरी तरह पढ़ाई में ही रम जाया करते थे। छंद की बढ़िया चाल और सुरों का उन्हें ज्ञान था। उस पर मीठा गला। वे गा गा कर कविता पाठ कराते थे। वे सबसे पहले कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे ही बैठे अभिनय करते हुए कविता के भावों को भी ग्रहण करते थे और फिर वह अब उसी कविता से संबंधित अन्य कवियों की कविताएं भी सुनाया करते थे, जिससे कि बच्चों को बहुत ही आनंद आता था और उनकी रुचि उन कविता को पढ़ने और सुनने में बढ़ती थी। कविता के प्रति लगाव से पहल और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया था? तो स्टूडेंट्स, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि उनके साथ कोई ना कोई हमेशा होना चाहिए। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। लेकिन जब उनका कविता के प्रति लगाव बढ़ा तो बाद में उन्हें अकेलेपन से ऊब नहीं होती थी। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गए थे। पहले की अपेक्षा अब उन्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकते थे, अभिनय कर सकते थे, थुई थुई करके नाच भी सकते थे और इस तरह उन्हें अब अकेलेपन में आनंद आने लगा था। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? यह तर्क सहित उत्तर दें। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना। उनकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई स्वार्थ नहीं था, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उन्हें पता था कि यदि उनका बेटा स्कूल जाने लगेगा तो उन्हें ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा और इसलिए हमें दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पाठ के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगता है और लेखक के पिता का रवैया गलत लगता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कि अनुमान लगाएं कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो क्या होता? तो स्टूडेंट्स, अगर दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उनके पिता पर पढ़ाई करने के लिए दबाव नहीं बना पाते और फिर लेखक को पिता द्वारा किए हुए काम ही करने पड़ते। उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वे सारा जीवन खेती में ही लगे रहते। इस झूठ के बिना हमें प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास करने में सक्षम साबित होता है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं। 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। तो स्टूडेंट्स, जो लड़के चौथी पास करके कक्षा में आए थे, लेखक उनमें से गली के 2 लड़कों के सिवाय और किसी को जानते तक नहीं थे। जिन लड़कों को वह पहले कम अक्ल का और अपने से छोटा समझते थे, अब उन्हीं के साथ उन्हें बैठना पड़ रहा था। वो अपनी कक्षा में पुराने विद्यार्थी होकर भी अजनबी बनकर रह गए थे। पुराने सहपाठी तो उससे अच्छी तरह जानते थे, पर नए लड़के उसे परेशान करते थे और उनकी धोती, उनका गमछा, थैला आदि सभी चीज़ों का मजाक उड़ाना उन्होंने आरंभ कर दिया था। और उनके मन में यह भी दुख था कि इतने कोशिश करके पढ़ने का अवसर मिला है और परिस्थितियां ऐसी हैं, तो इससे उनके आत्मविश्वास में भी कमी आ गई थी। जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसा कहना ठीक है? तो जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से
एक चाल चली गई, यह कहना बिल्कुल ठीक है। लेखक के पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। वे खुद अय्याशी करने के लिए बच्चे को खेती के काम में लगाए रहना चाहते थे। पढ़ने की बात करने पर वे जंगली सुअर की तरह गुर्राते थे। उन पर दत्ताजी राव का दबाव ही काम कर सकता था। अतः लेखक की माँ व दत्ताजी राव ने मिलकर उन्हें मानसिक तौर पर घेरा तथा आगे पढ़ने की स्वीकृति ली। यदि यह उपाय नहीं किया जाता तो लेखक कभी भी शिक्षित नहीं हो पाता। एक और अन्य प्रश्न है, जूझ कहानी में चित्रित ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जूझ कहानी में ग्रामीण जीवन का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। गाँव में किसान, जमींदार आदि कई वर्ग हैं। लेखक स्वयं कृषि कार्य करता है। उसके पिता बाजार में गुड़ के ऊंचे भाव पाने के लिए गन्ने की पिराई जल्दी करवा देते हैं। गांव में पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या वृद्ध। कुछ बड़े जमींदार भी होते हैं जिनका गांव पर काफ़ी प्रभाव होता है। गांव में कृषक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के पास कपड़े पर्याप्त नहीं होते। बच्चों को घर का व पाठशाला दोनों जगह का काम करना पड़ता है।